दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि महाकुंभ का ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि महाकुंभ हादसे में अब तक कितने लोगों की जान चली गई। ये भी बताने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो गिनती गिनने का तरीका है कि अब तक 20 करोड़ लोग आ चुके हैं, 22 करोड़ लोग आ चुके हैं, ये गिनती अत्याधुनिक तरीके से कैसे गिनी जाती है। साथ में हम ये भी प्रकाश डालेंगे कि अब से 100 साल पहले जो महाकुंभ की गिनती थी, लोगों के आने की संख्या थी, वो कैसे गिनी जाती थी। साथ में ये भी बताएंगे कि जो पिछला महाकुंभ हुआ था उसमें गिनती कैसे की गई थी। यह विश्लेषण मैंने बहुत गंभीरता के साथ तैयार किया गया है। इसमें मैंने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो मैंने अपने विवेक के आधार पर समझा है और उसे बताने की कोशिश की है कि यह तरीका हो सकता है, यह कारण भी हो सकता है। चलिए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब तक मिली जानकारी के अनुसार, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, 27 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है, मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक। इसके बाद से जो ये हादसा हुआ वो कैसे हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो वहां के चश्मदीद थे, मैंने जितने लोगों से बातचीत की उन्होंने बताया कि अचानक एक भीड़ आई, बहुत तेजी से हल्ला होने लगा, बैरिकेडिंग टूटने लगे, लोग गिरने लगे और हर लोग हर तरह की बातें करने लगे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। इसी की वजह से लोग कुचले जाने लगे और लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गई, लोग चिल्लाने लगे। यही उस समय हुआ था जो चश्मदीद बता रहे हैं कि अचानक से यह बहुत तेजी से हुआ और उस समय लोग गंगा के किनारे सो रहे थे। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने इस मामले पर बयान दिया है और कहा है कि अगर सरकार ये इतने बड़े आयोजन नहीं करा पा रही है तो इस आयोजन को सेना को सुपुर्द क्यों नहीं कर दिया जाता है, सेना को हवाले क्यों नहीं किया जा सकता है। यही बात आम लोग भी कह रहे हैं। आम लोग भी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं और यह जायज भी है। जिसके अपने जाएंगे, जिसके रिश्तेदार जाएंगे, जिसके रिश्तेदार आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए कोई सरकार का किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अफसरों से लगातार बात कर रहे हैं। पिछले समयों में 3 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से 4 बार फोन पर बात की और इस मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन मामले में कहीं ना कहीं कमियां रह गईं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन लोगों ने बताया कि वीआईपी कल्चर भी इस हादसे की एक बड़ी वजह बनती है कि कुछ इलाकों को बैरिकेड कर दिया जाता है जहां पर वीआईपी जाते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में जहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वो गैलरी पतली हो जाती है वीआईपी कल्चर खोलने की वजह से, और इस वजह से भगदड़ होने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन जिन कारणों को मैंने समझा है, शायद उन कारणों को आप भी समझेंगे और आप मेरे से सहमत भी होंगे। आपने ये वीडियो देखी होगी चिमटा वाले बाबा की। इस महाकुंभ में, कुंभ के दौरान यूट्यूबरों का भी एक बहुत बड़ा आतंक है। बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर कुंभ में आए हुए हैं और वो तरह तरह के कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए। ये तमाम बातें वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का एक बड़ा डाइवर्जन हो रहा होगा। मैंने नहीं, आपने भी ये देखा होगा कि कुछ दिन पहले से लगातार इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक वीडियो देखने को मिल रही थी जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आपको संगम में स्नान करना है तो कैसे जाएं, और जहां पर आप स्नान कर रहे हैं वो स्नान करने की सही जगह नहीं है। यहां पर यमुना नदी बहती है, यहां पर गंगा नदी बहती है, लेकिन असली पुण्य जो है वो कुंभ में स्नान करने का वो संगम की तरफ मिलता है। यही बहुत बड़ा कारण बना। सब लोगों ने यह निश्चय किया कि अगर हम इतनी भीड़ में, इतने दूर से, इतनी जगहों से जा रहे हैं तो संगम में ही स्नान करें, सारा पुण्य हमको वहीं से मिल जाएगा। जबकि सरकार ने 10 से 15 किलोमीटर तक में घाट बना रखे हैं, व्यवस्था
व्यवस्था कर रखी है, पुल बना रखे हैं, लेकिन एक बड़ा हुजूम संगम की तरफ बढ़ने लगा। यह भी एक हादसे का बड़ा कारण है। इन्फ्लुएंसर जो गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर की जानकारी की वजह से यह हुआ यह ना हुआ यह जांच का विषय है। लेकिन कुंभ में इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स पे चिमटे लाठियां कितनी बरसाई जा रही हैं, यह अब तक वीडियो में आप देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि किस स्तर की वहां पर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या कुछ पत्रकार भी कहे जो स्तर से भी विहीन प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे बाबा नाराज हो जाते हैं और उसके बाद से उन पर हमला भी कर देते हैं या उन्हें सबक भी सिखा देते हैं। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में कैसे गिनती होती है कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 45 दिन का समय है, 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। हमारी तैयारी 100 करोड़ लोगों तक की है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि 10 करोड़ 8 करोड़ लोग आए थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन समझते हैं कि क्या हुआ। वर्तमान समय में इस समय 20 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यही बताऊंगा कि ये आंकड़ा आता कहां से है, इसे गिनता कौन है। 13 जनवरी को मेला शुरू हुआ। पहले दिन लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया। दूसरे दिन तक ये आंकड़ा 5 करोड़ 15 लाख तक हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी थी। इसके बाद मेला प्रशासन हर दिन आंकड़े जारी करता है कि इस दिन इतने लोगों ने स्नान किया, इस दिन इतने लोग आए, इस दिन इतने लोग आए। 23 जनवरी तक यह आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच गया था और आज मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक जो सूचना आई है वो आंकड़ा 20 करोड़ पार कर चुका है कि कुंभ में अब तक 20 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले गिनती की शुरुआत कैसे होती है, गिनती कैसे की जाती है, वर्तमान समय में कैसे की जाती है, इसको हम समझेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सबसे पहले गिनती की शुरुआत हुई थी कुंभ में वो 1882 में हुई थी और यह गिनती की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी। अंग्रेजों ने इस गिनती को कराने के लिए शुरुआत किया था। इस गिनती को कराने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते थे कि बैरिकेड्स चारों उसी स्थान से आना है और बैरिकेड्स से जाते समय लोगों की गिनती की जाती थी। उस वक्त प्रयाग कुंभ में आने वाले हर जगहों पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे और बाकायदा हैंड से, हाथों से गिनती की जाती थी। फिर हर आने वाले की गिनती होती थी। रेलवे स्टेशन के टिकट का भी आंकड़ा लिया जाता था। कुंभ में उस समय 10 लाख लोग शामिल हुए थे। जब पहली बार गिनती कराई गई थी 1882 में, जब हाथ से गिनती होती थी, तो उस समय 10 लाख लोग शामिल हुए थे। जनसंख्या बढ़ते गई। उस समय जनसंख्या भी भारत की बहुत कम थी। जनसंख्या बढ़ते गई। 1906 में यह आंकड़ा जब आया तो 25 लाख लोग शामिल हुए थे और 1918 में जब यह आंकड़ा सामने आया तो 30 लाख लोग कुंभ में शामिल हुए थे। लेकिन आज 20 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। 2013 में कैसे गिनती गई, उस समय तो मैंने बताया हाथ से गिनती गिनी जाती थी, बैरिकेड्स लगाए जाते थे। लेकिन 2013 में कैसे गिनी गई, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2013 में सांख्यिकीय तकनीक के अनुसार गिनती गिनी गई थी। इस विधि के अनुसार 0.5 मीटर में एक व्यक्ति आता है और उसी के अनुसार वर्ग क्षेत्रफल से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का क्षेत्रफल और घनत्व को मानक बनाकर 1 मीटर प्रति घंटे से गुजरने वाली भीड़ को आधार मानकर गिनती का अंदाजा लगाया जाता था। और इससे सटीक आकलन तक तो लोग नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन एक आकलन तक पहुंच जाते थे जिसमें यह पता चलता था कि कितने लोग इसमें शामिल हो चुके हैं या कितने लोग जा चुके हैं। बाहर से आने वाली ट्रेनों की संख्या 2013 में भी गिनी जाती थी। उसके बाद बस से कितने लोग आए हैं, निजी गाड़ियों पे कितने लोग आए हैं, पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इस आधार पर भी अलग अलग तरीके से आकलन किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है, वर्तमान समय में इतने जल्दी इतने सटीक नतीजे कैसे आ रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आपको गिनती के प्रकार वर्तमान में समझने पड़ेंगे। उसके बाद से मैं जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में विवरण दूंगा और बताऊंगा आपको। इस समय जो गिनती गिनी जाती है उसके जो तीन भागों में बांटा गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला, मेला क्षेत्र में कितने लोग मौजूद हैं। दूसरा, कितने लोग चल रहे हैं। दूसरा, कितने लोग स्नान कर रहे हैं। इन्हीं आधार पर गिनती होती है। अब आप ये सोचेंगे कि गिनती होती कैसे है, तो आप इसको जब मेरे इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको गिनती करने का तरीका पता चल जाएगा। चलिए आइए समझाता हूं। दोस्तों, पूरे प्रयागराज में इस समय 2700 कैमरे लगाए गए हैं।
सिर्फ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें परमानेंट कैमरे 11,000 हैं और 1100 हैं और 700 टेम्परेरी कैमरे हैं। 270 से ज्यादा कैमरे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस हैं। अब यही एआई वाले जो कैमरे होते हैं वही लोगों की गिनती करते हैं, वही लोगों को डिटेक्ट करते हैं और वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कितने लोग हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बिंदु में ऐसे वो डिटेक्ट करते जाते हैं कि कितने लोग हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इन कैमरों में रेंज जैसी कोई व्यक्ति आता है उसकी गिनती हो जाती है, जैसे ही इन कैमरों के रेंज में आता है व्यक्ति की गिनती हो जाती है। ये कैमरे स्टेशन, मेला क्षेत्र, एंट्री पॉइंट, संगम एरिया और अखाड़ों के साइड में लगाए गए हैं। एआई बेस्ड कैमरे हर 10 मिनट पर अपने आंकड़े अपडेट करते हैं। ये कैमरे समझ लेते हैं, जैसे मान दीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, ये महिला है, इसे एआई ने एक बार गिन लिया है, ये लाल साड़ी पहनी है, इनका चेहरा किस तरह दिखता है, इनकी आंख किस तरह है, तो एआई ये नियम यही है कि एआई दोबारा उस महिला को डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है। खैर, गिनती किस तरह होती है, गलती को हम नहीं समझ रहे हैं, गिनती किस तरह होती है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एआई कैमरों में नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के साथ फेस रिकॉग्निशन भी होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी प्रयागराज में एंटर करती है, आपके नंबर प्लेट को पहले ही समझ लिया जाता है ये गाड़ी कहां से आई है, इस गाड़ी में कितने लोग मौजूद हैं। उसके साथ साथ इसकी मदद से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, व्यक्तियों की निगरानी की जा सकती है। जिस तरह आप गूगल सर्च पे कोई फोटो डाल के किसी की फोटो सर्च कर लेते हैं, उसी तरह जितने संदिग्ध लोग हैं उनकी फोटो सुरक्षा एजेंसियों के पास रहती हैं और इन्हीं कैमरों की मदद से उन्हें भी डिटेक्ट किया जाता है। आइए आगे समझते हैं। अगर कार पार्किंग की जगह 5000 गाड़ियों की है और उसमें 4800 गाड़ियां आ जाती हैं, तो वो कैमरा तुरंत अलार्म देने लगता है और बता देता है कि यहां पर 4800 गाड़ियां हो चुकी हैं, अब दूसरी पार्किंग में गाड़ियों को भेजा जाए, जिससे यह आसानी हो जाती है कि कितनी जगह है पार्किंग में या कितनी जगह नहीं है, इसे भी समझा जा सकता है। इन कैमरों में क्राउड एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलती है। क्राउड एनालिसिस रिपोर्ट में यह होता है, यह आवाज से समझ जाते हैं कि कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं, और उसी के अनुसार ये हर 10 मिनट पे अपडेट करते हैं कि इस तरह की आवाजें आई हैं, इस तरह के लोग हैं और इतने लोग वहां पर मौजूद हैं। इन कैमरों में कहीं भी अधिक भीड़ होती है तो तुरंत अलर्ट बजने लगता है और पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि उस एरिया में क्षेत्रफल से अधिक लोग आ चुके हैं। लेकिन इतनी अधिक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हादसे से पहले की कुछ अधिकारियों के वीडियो वायरल हो रहे थे, वो बता रहे थे कि कुंभ में स्नान करने का, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का मुहूर्त शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो गया है। लेकिन लोगों की इच्छा थी कि जब दिन बदले, ब्रह्म मुहूर्त का समय आए तो उसी समय स्नान करें। इसी वजह से उन एरियो में भीड़ की तादाद बढ़ते गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि महाकुंभ में जो ये हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। मैंने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को भी ये समझा कि उनकी जो सूचना गलत होने की वजह से भी संगम तट की तरफ लोग बढ़े, ये भी हादसे का एक बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही मैंने ये भी बताया कि पहले कुंभ में आए लोगों की गिनती कैसे की जाती थी और वर्तमान समय में एआई का सहारा लेकर कितने आसानी से इस समय कुंभ में आए हुए लोगों की गिनती की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।